गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटे टुडे विल कंटिन्यू फ्रिक्शन। हम फ्रिक्शन के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आज हमारा फ्रिक्शन का लास्ट पार्ट रहेगा। तो सबसे पहले हम करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी डाउन ए रफ इंक्लाइन प्लेन। एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी डाउन ए रफ इंक्लाइन प्लेन। डाउन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो बेटे रफ इंक्लाइंड प्लेन है हमारे पास। ये इंक्लाइंड प्लेन है। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है m। ये ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना है बेटे m है। तो बेटे यहाँ पर दो तीन केस बनते हैं। ये हमारा एंगल थीटा है, हम इसको कितने फोर्स से इधर खींचें। क्वेश्चन को समझना बेटे, कितने फोर्स से हम इसको इधर खींचें ताकि ये नीचे स्लाइड ना हो, ताकि ये इधर ना आए। ठीक है, तो हम इधर फोर्स लगा रहे हैं तो बेटे सीधी सी बात है, ये फ्रिक्शन इधर हो जाएगा। इसका मास कितना है mg, ये क्या हो जाएगा mg cos थीटा। ठीक है, mg cos थीटा को कौन बैलेंस करेगा, नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस करेगा। क्लियर हो गया। तो बेटे यहां पर ये नीचे नहीं आना चाहिए, यहीं पर रहना चाहिए। तो F किसके इक्वल होगा, देखो इस F को किन दो फोर्सेस के इक्वल होना पड़ेगा। ये इधर क्या हो जाएगा mg sin थीटा। F इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन। F इज इक्वल टू mg प्लस साइन, तभी तो ये नीचे नहीं आएगा। जब अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स दोनों इक्वल होंगे तभी नीचे नहीं आएगा। तो F इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है बेटे, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू आर। और R किसके इक्वल है, ये नॉर्मल रिएक्शन इसको R मान लेते हैं। R किसके इक्वल है, mg cos थीटा के इक्वल है। R इज इक्वल टू mg cos थीटा। तो F इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दी हमने, तो यहां से फ्रिक्शन कितना हो जाएगा म्यू mg cos थीटा। तो ये हो जाएगा भाई हमारा mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। म्यू mg cos थीटा, तो mg कॉमन ले लिया, sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। तो हाउ मच फोर्स वी हैव टू अप्लाई ताकि ये ऑब्जेक्ट नीचे स्लाइड ना करे। तो इसके लिए कितना फोर्स लगाएंगे बेटे, mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। क्लियर है। अब बेटे हमें इसके अंदर पहले तो ये निकालना था कि ये स्लाइड ना करे। पहले क्या निकालना था, ये स्लाइड ना करे। ठीक है, अब क्या निकालना है, अब हमें निकालना है यहां पर तो हमारा जो टॉपिक था बेटे बॉडी डू नॉट मूव्स। पहले तो इसको ये देखो बेटे, बॉडी डू नॉट स्लाइड डाउन। बॉडी नीचे नहीं आनी चाहिए, वो स्लाइड डाउन, ये नीचे नहीं आनी चाहिए। अब ये नीचे नहीं आनी चाहिए तो हमें ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा। हमें ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा। वो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, mg इंटू साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा के इक्वल लगाना पड़ेगा। क्लियर है। अब बेटे सपोज नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट कंसेप्ट को समझना, ये क्लियर हुआ। अब ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये नीचे आ रहा है। किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है। सबसे पहले एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी। अब हम टॉपिक करते हैं जो पहले लिखा था। सॉरी स्टूडेंट, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी स्लाइडिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ये नीचे आ रही है। इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर किधर आ रही है, ये नीचे आ रही है। सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये एंगल थीटा है, ये नीचे की तरफ mg रहेगा, ये क्या हो जाएगा mg cos थीटा। ये क्या हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। ये नीचे आ रहा है बेटे,
नीचे एफ फोर्स से नीचे आ रहा है, मींस ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, इधर कौन सा कंपोनेंट होगा, mg sin थीटा। बेटे ये नीचे आ रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, हमारा फ्रिक्शन होगा। क्लियर, आ गया समझ में। तो हमारा जो फोर्स है वो फोर्स, कौन सा फोर्स ज्यादा है, इक्वेशन बनाओ। देखो R तो किसको बैलेंस कर रहा है, mg cos थीटा को, ये तो बार बार आएगा। अब नीचे आ रहा है तो mg sin थीटा ज्यादा है, किससे ज्यादा है, फ्रिक्शन से ज्यादा है। कितना, मास इनटू एक्सेलरेशन, और कोई फोर्स नहीं लग रहा। हमने अप्लाई फोर्स यहां पर किया था, ये नीचे ना गिरे। अब ये नीचे गिर जाए तो कितनी इसके अंदर एक्सेलरेशन आएगी, वो एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करनी है। तो फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू आर के इक्वल, और आर किसके इक्वल है, mg cos थीटा के। तो फ्रिक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू mg cos थीटा। तो यहां से mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू ma, m दोनों साइड है कैंसिल हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितनी आएगी, g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, म्यू sin थीटा इंटू cos थीटा। क्लियर हुआ, आ गया भाई समझ में, ठीक है। ओके, देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने दो टॉपिक पढ़े हैं, पहले इन्हीं को एक बार फिर से समझो। पहला टॉपिक था कि बॉडी नीचे नहीं जानी चाहिए बेटे, बॉडी कहाँ पर नहीं जानी चाहिए, नीचे नहीं जानी चाहिए। अब ये बॉडी जो है नीचे नहीं जानी चाहिए बेटे, तो हमें इधर से इसको पकड़ना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा। वो फोर्स लगाया नीचे नहीं जाए, तो ये फोर्स इन दोनों के इक्वल होगा या नहीं होगा। तो फोर्स जो अप्लाइड फोर्स है वो mg sin थीटा और फ्रिक्शन के इक्वल होगा। और फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है बेटे, म्यू आर के इक्वल। तो आर किसके इक्वल हो जाएगा, mg cos थीटा, mg cos थीटा। तो फ्रिक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू mg cos थीटा। फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा, वैल्यू पुट की। तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा mg इंटू साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा। हम जब इतना फोर्स लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट यहीं पर रहेगा, ये ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा। क्लियर। अब बेटे हमें अगला टॉपिक जो पढ़ना है वो कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन। एक्सेलरेशन निकालनी है, स्लाइड डाउन हो रहा है, ध्यान से एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। ये नीचे आ रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है तो डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है, मींस कौन, mg sin थीटा ज्यादा है, mg sin थीटा ज्यादा है किससे, फ्रिक्शन से, तभी ये नीचे आएगा। अगर दोनों इक्वल होते तो ये कहीं नहीं जाता, ठीक है। तो mg sin थीटा ज्यादा है f से, mg r किसके इक्वल, mg cos थीटा, mg sin थीटा ज्यादा है किससे, फ्रिक्शन से। कितना, मास इनटू एक्सेलरेशन, जितनी एक्सेलरेशन आएगी, कल हमने डिस्कस भी किया था एक न्यूमेरिकल ऐसा। तो फ्रिक्शन किसके इक्वल हो जाए, म्यू mg cos थीटा। तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी, mg sin थीटा माइनस म्यू, फ्रिक्शन किसके इक्वल है, म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू ma। m कॉमन ले लिया तीनों में से, कैंसिल हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितनी आएगी, g sin थीटा इंटू म्यू cos थीटा। डियर स्टूडेंट्स नोट करो बेटे इसको, दो तीन केस और ऐसे ही हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट, इफ द बॉडी इज टू बी एक्सेलरेटेड अप, एक्सेलरेशन जो होगी वो एक्सेलरेशन अपवर्ड हो, एक्सेलरेशन कैसी हो, अपवर्ड, एक्सेलरेशन अपवर्ड ऑफ ए बॉडी। तो कितना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ये कंप्लीट को मैं मिटा देता हूं एक बार, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक मिनट भाई, एक्सेलरेशन अपवर्ड,
अपवर्ड एक्सेलरेशन हो ऑन इंक्लाइन प्लेन, और प्लेन कैसा है, इंक्लाइन प्लेन है। सिंपली डायग्राम बनाओ बेटे, ये m, इसको ऊपर जाना है तो ऊपर फोर्स लगेगा, ऊपर एक्सेलरेशन कितनी a, नीचे क्या है mg, इधर क्या हो जाएगा mg cos थीटा, ये थीटा, तो इसका ये क्या हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा mg sin थीटा, और ये क्या हो जाएगा बेटे, अगर ये ऊपर जा रही है तो ये क्या हो जाएगा फ्रिक्शन, ये क्या हो जाएगा फ्रिक्शन। ठीक है बेटे, जब मूव करने लग जाएगी तो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन होगा म्यू होगा, वो म्यू कौन सा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट रहेगा। तो यहाँ पर इक्वेशन बनाओ, r इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा, फोर्स ज्यादा है किससे, mg sin थीटा से और फ्रिक्शन से, दोनों से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, मास इनटू एक्सेलरेशन। वैल्यू पुट कर दो स्टूडेंट्स, f हमें निकालना है माइनस mg sin थीटा, फ्रिक्शन का हम बार बार यूज कर रहे हैं, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू ma। ठीक है, तो स्टूडेंट्स f इज इक्वल टू, ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा m, अच्छा एक्सेलरेशन निकालनी है, क्या निकालनी है हमें, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन निकालनी है, तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी f माइनस एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कोस थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा m, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा बेटे m आ जाएगा। दिस इज द एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, ये क्या होगी हमारी एक्सेलरेशन होगी जब एक ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पर ऊपर की तरफ जाएगा। यहां पर दूसरी कैलकुलेशन बेटे आपको फोर्स की भी पूछ सकता है, फोर्स कितना होगा, फोर्स होगा ये इधर है, इसको इधर ले जाएंगे, इधर माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा एम ए प्लस एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कोस थीटा, और ये क्या है, अब ऑब्जेक्ट मूव करेगा ना, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है, आ गया बेटे समझ में, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। इसको नोट करो, एक लास्ट केस ऐसा ही डिस्कस और करते हैं बेटे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वर्क डन टू पुश द बॉडी, ठीक है, या मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश द बॉडी ऑन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन के ऊपर हमें पुश करना है केवल उसको, ठीक है, उसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं लेकर आनी, एक्सेलरेशन नहीं लेकर आनी, फोर्स टू पुश द बॉडी। तो देखिए वही आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ये नीचे की तरफ क्या हो जाएगा mg, इधर क्या हो जाएगा mg cos थीटा, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, इधर क्या हो जाएगा mg sin थीटा, ठीक है, mg sin थीटा। बेटे ये नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, तो दिस इज द फ्रिक्शन, और हमें इसको पुश करना है, तो ये इधर से फोर्स लगाएंगे हम। इक्वेशन बनाओ, कौन ज्यादा है, mg sin थीटा है, F प्लस mg sin थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के इक्वल, तो F इज इक्वल टू फ्रिक्शन माइनस mg sin थीटा, फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा, म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा, तो F इज इक्वल टू हम यहाँ पर लिख सकते हैं mg म्यू cos थीटा माइनस sin थीटा, mg म्यू cos थीटा माइनस sin थीटा। दिस इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश द बॉडी, ये कम से कम फोर्स है हमारा, किसका फोर्स है बेटे, इस बॉडी को हमें पुश करना है, नीचे की तरफ यहाँ से पुश करना है, देखो यहाँ से ये ऐसे पुश करना है, तो कम से कम कितना फोर्स लगाएं, तो इधर mg sin थीटा और इधर ही F है,
केवल पुश करना है, एक्सेलरेशन नहीं जानी। तो m प्लस एम जी साइन थीटा किसके इक्वल होगा, फ्रिक्शन के इक्वल होगा। तो F इज इक्वल टू फ्रिक्शन माइनस इसको इधर लाएंगे एम जी साइन थीटा। तो F इज इक्वल टू फ्रिक्शन का क्या फार्मूला होता है, म्यू एम जी कोस थीटा। क्लियर है बेटे, आ गया समझ में। यहाँ पर एक चीज और देखो बेटे, यहाँ पर जो फ्रिक्शन है, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लेंगे, तो ये यहाँ से जब इसको पुश करेंगे तो ये मूव करेगा, तो ये जो फ्रिक्शन होगा हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। क्लियर है, ये फ्रिक्शन कौन सा होगा हमारा, काइनेटिक फ्रिक्शन। इसी तरह से एक्सेलरेशन अपवर्ड, एक्सेलरेशन है, मूव कर रहा है, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन होगा म्यू, ये कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट बेटे हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी। एक मिनट बेटे, ओके। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी ओवर ए रफ इंक्लाइन, रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, वर्क डन तो बेटे हम नेक्स्ट चैप्टर में कैलकुलेट कर सकते हैं, बट यहाँ पर भी हम कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। वर्क किसके इक्वल होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क किसके इक्वल होगा बेटे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो फार्मूला पता लग गया आपको। ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है, तो हमारा टॉपिक क्या है, वर्क डन टू मूव ए बॉडी ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हमें बॉडी को मूव करवाना है। हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जब इसको मूव करवाना है, तो ये हमारी बॉडी है, इस बॉडी को हमें मूव करवाना है हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर। तो इस बॉडी का हमें मूव करवाना है, यहाँ से बेटे यहाँ पर लेकर आना है, x लोकेशन से y लोकेशन पर लेकर आना है। तो इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट कितनी मान ली हमने, s इज द डिस्प्लेसमेंट। ये ऑब्जेक्ट था जिसका मास m था, ये m है, mg। ये क्या हो जाएगा बेटे, नॉर्मल रिएक्शन। इधर क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन, सॉरी अप्लाइड फोर्स। दिस इज अप्लाइड फोर्स। लेट अप्लाइड फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, P से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और इधर क्या हो जाएगा भाई, फ्रिक्शन। जब ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो फ्रिक्शन किधर हो जाएगा, इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो बेटे बढ़ाओ इक्वेशन, हमें मूव करवाना है, एक्सेलरेशन नहीं लेकर आनी, मूव करवाना है। मूव करवाना है तो r किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन बढ़ाओ सबसे पहले, r किसके इक्वल, mg के इक्वल। दूसरा अप्लाइड फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू, मूव करवाना है भाई, एक्सेलरेशन नहीं। तो अप्लाइड फोर्स किसके इक्वल होगा, फ्रिक्शन के इक्वल होगा। अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शन। एक मिनट बेटे इंक डालते हैं बेटे। अप्लाइड फोर्स किसके इक्वल हो गया हमारा, फ्रिक्शन के इक्वल। तो P इज इक्वल टू फ्रिक्शन। अच्छा भाई, फ्रिक्शन किसके इक्वल है, म्यू एम जी। P इज इक्वल टू म्यू आर। फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, म्यू आर। यहाँ पर सोचो थोड़ा, ये कोफिशिएंट जो है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये कौन सा है, स्टैटिक है, लिमिटिंग है, डायनेमिक है, कौन सा है, या काइनेटिक है। तो ये कौन सा रहेगा, काइनेटिक वाला रहेगा। ठीक है, तो हमारा फोर्स कितना आ जाएगा, अप्लाइड फोर्स म्यू आर के इक्वल। और आर किसके इक्वल है बेटे, एम जी के इक्वल। तो अप्लाइड फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू एम जी। तो वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या फार्मूला है, अप्लाइड फोर्स म्यू एम जी मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए बॉडी ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन पर एक बॉडी को मूव करवाने के लिए,
हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बॉडी को मूव करवाना है, कितना फोर्स लगाना, कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा, म्यू एम जी इंटू एस, म्यू एम जी इंटू एस। बेटे ये केवल क्या आया है, हमें इसको मूव करवाना है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, फिर इसके बाद देखो ये किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, तो डिस्टेंस किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन दिस वर्क, डिपेंड्स अपॉन ये काम किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट, एक तो बेटे एस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वर्क किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एस के ऊपर। दूसरा एम जी क्या है, वेट, वेट ऑफ बॉडी के ऊपर डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा वेट हमें उतना ही वर्क करना पड़ेगा। थर्ड ये डिपेंड करेगा भाई नेचर ऑफ मेटीरियल, नेचर ऑफ मेटीरियल, नेचर ऑफ मेटीरियल, या हम इसको दूसरा नाम क्या कह सकते हैं बेटे, हम इसको कह सकते हैं नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस, कि दोनों के बीच में सरफेस कैसा है, नेचर ऑफ सरफेस। क्लियर है, समझ में आया भाई। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए बॉडी ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बॉडी को मूव करवाने के लिए ये हमें काम करना पड़ेगा। क्लियर। और बेटे नेक्स्ट हम इसी के अंदर करते हैं वर्क डन, हमें मूव नहीं करवाना है, सॉरी एक्सेलरेशन नहीं लेके आनी बेटे, हमें केवल मूव करवाना है, मूव करवाना है। अगर एक्सेलरेशन लेकर आनी होती तो एक्सेलरेशन लेकर आनी होती तो देखो क्या हो जाता, इस इधर एक्सेलरेशन ए हो जाती। अब हमारा वर्क डन कितना होगा, अब हमारा नोट कर लिया था ना बेटे, इसको पीछे करो वीडियो को, ठीक है, रिवाइंड करो और स्क्रीनशॉट लो। अगर हमें एक्सेलरेशन ये लेकर आनी होती तो अप्लाइड फोर्स ज्यादा होता, किससे, फ्रिक्शन से, कितना, एम ए, ठीक है। तो अब हमारा फोर्स कितना होता, एम ए प्लस फ्रिक्शन, एम ए फ्रिक्शन किसके इक्वल, म्यू एम जी के इक्वल, ठीक है। फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, म्यू आर, आर किसके इक्वल, एम जी। तो ये है वर्क डन टू मूव ए बॉडी ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन विद एक्सेलरेशन ए, विद एक्सेलरेशन ए, ए एक्सेलरेशन से। तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा हमें, एम ए प्लस म्यू एम जी। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, एम ए प्लस म्यू एम जी मल्टीप्लाइड बाय वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो मल्टीप्लाइड बाय एस। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, आ गया समझ में। अगर ए एक्सेलरेशन लेकर आनी हो तो ये फार्मूला बनेगा वर्क डन का, अगर हमें जस्ट मूव करवाना है तो हमारा फार्मूला जो पहले हमने डिराइव किया था वो बनेगा। अब ये तो वर्क डन टू मूव ए बॉडी ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्क डन टू मूव ए बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन विद एक्सेलरेशन था। अब हमें निकालना है वर्क डन टू मूव ए बॉडी ऑन इंक्लाइन प्लेन। अब हमें निकालना है यहाँ इंक्लाइन प्लेन के लिए, किसके लिए निकालना है, इंक्लाइन प्लेन। तो बेटे आपने डिस्कस किया है, आप थोड़ा ट्राई करो, स्क्रीन पॉज करो, देखो आपको समझ में आया है या नहीं आया, ठीक है। स्क्रीन को पॉज करके करो बेटा एक बार ट्राई। सिंपल मेथड है भाई सारे, ठीक है, सारे मेथड सिंपल हैं। अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम अगर ये समझ में आया ना, ये वाला, ये वर्क डन टू मूव ए बॉडी, मूव करवाना है डाउन, नीचे मूव करवाना है, क्लियर, या ऊपर लेकर जाना चाहते हो, चलो बोलो, ऊपर नीचे, आपकी जो विश हो वो कर लो। ये नीचे आना चाहता है, नीचे हमने इसको फोर्स लगाया एम जी साइन थीटा, ये नीचे कब आएगा, ठीक है, जब हमने इसको बेटे ऊपर कर, ऊपर से कर लो, चलो ये ऊपर से एफ फोर्स लगाया, ये एम जी नीचे, ये इधर क्या हो जाएगा एम जी कोस थीटा, इधर क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर है। अब ये ऊपर जा रहा है तो बेटे फ्रिक्शन इधर हो जाएगा। इसके अंदर क्या होनी चाहिए, मूव करवाना है, एक्सेलरेशन नहीं लानी भाई, मूव करवाना है, ठीक है, मूव करवाना है। तो
आर किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी कोस थीटा के इक्वल। अच्छा, डाउनवर्ड फोर्स मूव करवाने हैं तो डाउनवर्ड अपवर्ड के इक्वल होगा। फोर्स इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस एफ, वेयर एफ इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, फ्रिक्शन म्यू आर के इक्वल होता है। तो फ्रिक्शन म्यू आर कितना, एम जी कोस थीटा। तो बेटे यहाँ पर जो फोर्स रहेगा हमारा, जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा प्लस एफ आर कितना है, फ्रिक्शन कितना है, म्यू एम जी कोस थीटा। तो फोर्स कितना आ जाएगा, एम जी कॉमन लिया, साइन थीटा प्लस में म्यू कोस थीटा। इतना फोर्स हमें चाहिए, ठीक है, जब इसको मूव करवाना है। तो वर्क कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो एम जी साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, एस। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव दिस बॉडी। ये इतना काम हमें इसको मूव करवाने में करना पड़ेगा। क्लियर है, पक्का, ऊपर लेकर जाना है हमें, ठीक है, आगे समझ में भाई। अब अगर इसमें एक्सेलरेशन चाहिए तो मूव ए बॉडी ऑन इंक्लाइंड प्लेन विद एक्सेलरेशन ए। अगर ए एक्सेलरेशन से चाहिए तो ऊपर ए एक्सेलरेशन होनी चाहिए। अब आर तो एम जी के इक्वल होगा, एक्सेलरेशन ए चाहिए तो एफ ज्यादा है किससे, इन दोनों से, एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन कितना, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अब हमारा जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, एम ए प्लस एम जी साइन थीटा प्लस में फ्रिक्शन किसके इक्वल आया था, म्यू एम जी कोस थीटा। ये इतना फोर्स चाहिए। इस फोर्स में क्या हो जाएगा, एम ए ऐड हो जाएगा, ठीक है, इसमें एम ए ऐड हो जाएगा प्लस एम ए मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। आई थिंक बेटे आपको समझ में आए होंगे, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है, ओके, इसको नोट करो भाई। नेक्स्ट बेटे एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं, कर लिया नोट। हमें किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है तो उसके अंदर पुश करें या पुल करें, पुश करें या पुल करें, कम फोर्स किस में रिक्वायरमेंट होगा, सोचो थोड़ा। क्या क्वेश्चन है हमारा, एक ऑब्जेक्ट को पुश कर मूव करवाना है, मूव करवाना है तो उसको पुल करें या पुश करें, ठीक है। पुल करना इजी है, पुल एंड पुश, मीनिंग समझे, पुल एंड पुश। देखो पुल और पुश करना है, कौन सा इजी होगा। तो ये हमारे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हमें लेकर जाना है, ध्यान से समझना भाई। इस ब्लॉक के ऊपर हमने ये m मास का है, इधर ये P अप्लाइड फोर्स, इधर फोर्स, इसके रस्सी बांधी हमने, ठीक है, ये रस्सी बांधी और हम इसको इधर लेकर जा रहे हैं। क्लियर है। अब बेटे हम इसको इधर लेकर जा रहे हैं तो लेट नीचे कितना एंगल बनेगा, mg, ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन, ठीक है। इधर कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, ये इधर जा रहा है और इधर क्या हो जाएगा, p cos थीटा, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, p sin थीटा। जब ये इधर जाएगा, इसकी इंटेंशन इधर है तो इधर क्या बनेगा, फ्रिक्शन बनेगा, इधर क्या बन जाएगा बेटे, फ्रिक्शन बनेगा। क्लियर हुआ, आगे समझ में। अब हमें जो है नेक्स्ट पुश का डायग्राम और देखो, पुश का डायग्राम ये है, वही ब्लॉक था, ये हमने इसको पुश करना है, हमने इधर फोर्स लगाया, ये नीचे mg, ये क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो बेटे इधर कौन सा कंपोनेंट होगा, इधर
ये हमारा P है, अप्लाइड फोर्स। ये क्या है हमारा अप्लाइड फोर्स है। ये क्या हो जाएगा P cos थीटा, ये थीटा एंगल है तो ये क्या हो जाएगा P sin थीटा। ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा बेटे P sin थीटा। ओके, तो ये इधर फोर्स लगा रहे हैं तो इसमें ये इधर आना चाहता है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। ये किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, फ्रिक्शन की डायरेक्शन हो जाएगी। क्लियर होगा बेटे, डायग्राम क्लियर हुए या नहीं हुए, हो गए। तो ये क्वेश्चन क्या है हमारा कि कौन सा इजी रहेगा, क्या इजी रहेगा, पुश इजी रहेगा या पुल इजी रहेगा। ठीक है, तो यहां से रिएक्शन देखो, रिएक्शन R इज इक्वल टू, ध्यान से समझना बेटे, डायग्राम समझ में आ गया आपके। ये और ये दो डायग्राम है हमारे, कौन सा इजी रहेगा, कौन सा मेथड इजी रहेगा, पुश करने वाला या पुल करने वाला, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर इजी कौन सा है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हमने, इसको यहाँ से पकड़ कर ऐसे खींच रहे हैं रस्सी बांध, तो ये इधर आएगा या नहीं आएगा, आएगा। ये सपोज कितना एंगल था, थीटा एंगल था, तो ये कंपोनेंट कौन सा बनेगा P cos थीटा और ये P sin थीटा। ये mg है, ये इधर आना चाहता है तो फ्रिक्शन ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट इंटेंशन ऑफ मोशन। अब इसमें पुश में देखो, ये हमारा वही M ब्लॉक है, इसको हम ऐसे पुश कर रहे हैं कि चलो चलो इधर। हमने ये फोर्स लगाया तो इधर क्या हो जाएगा P cos थीटा, इधर कौन सा P sin थीटा, ये R और ये mg। क्लियर। अगर हमारा वेक्टर बाहर की तरफ है तो उसके कंपोनेंट भी बाहर की तरफ होंगे, अगर हमारा वेक्टर इनवर्ड है तो उसके कंपोनेंट भी किधर होंगे, इनवर्ड होंगे। तो R देखो, R प्लस ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, तो R प्लस P sin थीटा किसके इक्वल है, mg के इक्वल। तो R किसके इक्वल होगा, mg माइनस P sin थीटा। फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, म्यू R के इक्वल होता है। तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, म्यू R म्यू mg माइनस P sin थीटा। क्लियर। अब इसकी इक्वेशन बनाओ बेटे, अपवर्ड डाउनवर्ड। देखो डाउनवर्ड दो हैं, P sin थीटा प्लस mg इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन किस किस के इक्वल है, P sin थीटा और mg के इक्वल है। तो R इज इक्वल टू mg प्लस P sin थीटा लिख सकते हैं। फ्रिक्शन क्या होता है हमारा, फ्रिक्शन होता है म्यू R। तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू की जगह पर हम R क्या पुट करेंगे, mg प्लस P sin थीटा, mg प्लस P sin थीटा। क्लियर। अब देखो भाई, फ्रिक्शन, यहाँ पर फ्रिक्शन, ये दोनों क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है, यहाँ पर ये दोनों क्वांटिटी ऐड हो रही है। तो ज्यादा फ्रिक्शन किस केस में, ज्यादा फ्रिक्शन तो इधर बना, मींस पुश करने में ज्यादा फ्रिक्शन, और ज्यादा फ्रिक्शन है तो हमें फोर्स भी क्या लगाना पड़ेगा, पुश करने के लिए ज्यादा लगाना पड़ेगा। क्लियर हुआ। तो इट इज इजियर टू पुश देन पुल, इट इज इजियर टू पुल, पुल करना इजी है पुश करने से। क्यों, ये आपका आंसर है बेटे। यहाँ पर फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, पुल जब करेंगे तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फ्रिक्शन क्या हो गया, कम। पुलिंग में फ्रिक्शन कम है और पुशिंग में फ्रिक्शन ज्यादा है। तो फ्रिक्शन कम है तो कम फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा वर्क डन भी कम होगा। और पुश करने में फ्रिक्शन ज्यादा है तो हमें वर्क डन भी ज्यादा करना पड़ेगा, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, वर्क ज्यादा। तो ये इजियर कौन सा हुआ, जिसमें कम काम करना पड़े, कम काम किसमें करना पड़ेगा, पुलिंग के अंदर करना पड़ेगा। क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, फ्रिक्शन इज लेस इन, फ्रिक्शन किस में है, कम, लेस इन पुलिंग, हेंस स्मॉल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू, हेंस less force is required to move the body,
therefore less work is needed। एक मिनट बेटे, आपको दिखाई दे रहा है? ओके, यहाँ से हम इसको ये कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं फ्रिक्शन इज लेस इन पुलिंग, hence small work या small force is required to move the body, small force is required to move the body, बॉडी को मूव करवाने में स्मॉल फोर्स लगाना पड़ेगा और कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बेटे यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, hence work done is small, वर्क डन इज स्मॉल। और वर्क डन कम है, काम कम करना पड़ा, तो वो काम हम इजीली कर सकते हैं, हेंस पुलिंग इज इजियर। क्लियर? करो, नोट करो बेटे हुआ। और नेक्स्ट बेटे हम अब पढ़ते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। कर लिया नोट? सॉरी, लास्ट टॉपिक बेटे हमारा जो थर्ड टाइप का फ्रिक्शन है कौन सा है? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन दो टाइप का होता है, एक रोलिंग फ्रिक्शन और एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग और स्लाइडिंग, ठीक है। तो बेटे पहले तो काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले, it is the friction which comes into play। ये कब बनेगा? when one body is moving over the other body, moving over the other body। एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर बेटे मूव करने लग जाए तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन बनेगा, दैट फ्रिक्शन इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। ये प्रैक्टिकली बेटे कल हमने डिस्कस किया था। ये हमारा फोर्स है, हम इसके ऊपर ये फोर्स लगाते जा रहे हैं, ये फोर्स लगाते जा रहे हैं, ये मूव नहीं कर रहा। जब तक ये मूव नहीं करेगा ये कैसा फ्रिक्शन रहेगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक लास्ट लिमिट आएगी जिसमें ये क्या हो जाएगा? सॉरी बेटे, सबसे पहले हम फोर्स लगा रहे हैं और ये मूव नहीं कर रहा, तो ये स्टैटिक। हम फोर्स लगा रहे हैं और ये मूव नहीं कर रहा, तो ये क्या बन जाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन बन जाएगा। ठीक है, हम फोर्स लगाते गए, फोर्स लगाते गए, लगाते गए, लगाते गए, ये बन गया क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन। अब बेटे जब ये स्टैटिक फ्रिक्शन बन गया, ध्यान से, स्टैटिक फ्रिक्शन ये बन गया, हम और फोर्स बढ़ाएंगे तो एक लिमिट आएगी जिसके बाद ये मूव करना स्टार्ट कर देगा, उसको क्या कहेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और बेटे जब ये मूव करने लग जाएगा एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस टाइम पे जो फ्रिक्शन होगा दैट इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। जब ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करना स्टार्ट कर दे, ये फोर्स लगाया, ये मारकर फोर्स लगाया, नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, लास्ट लिमिट आ गई। अब इस लास्ट लिमिट पर क्या बनेगा? ये लिमिटिंग। इससे थोड़ा अभी ज्यादा बढ़ाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? काइनेटिक। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करे। क्लियर है? ओके, अच्छा भाई। फिर इसके बाद इसमें स्टैटिक क्या होता है? इसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग क्या होता है? समझ में आया रोलिंग क्या होता है? रोलिंग का मतलब होता है, ये हमारे पास एक बॉक्स है, आपको भी पता होगा बेटे, रोल करना। रोल करना मतलब घूमना। ये बेस्ट एग्जांपल, ये देखो, रोल करना। एक तो होता है स्लाइड। स्लाइडिंग तो होता है, ये मैंने फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट ऐसे ही जा रहा है, ये स्लाइड कर रहा है। रोल का मतलब क्या होता है? ये रोलिंग, ये रोल करता हुआ।
या आप इसको ऐसे कह सकते हो ये कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहा है। ये क्या हो जाएगा, एक स्लाइडिंग और एक रोलिंग। क्लियर हुआ? तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन, ये वो फ्रिक्शन होगा जब एक बॉडी एक्चुअली रोल्स ओवर द, इट इज एन अपोजिंग फोर्स। भाई रोलिंग फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन क्या है, अपोजिंग फोर्स है। रोलिंग फ्रिक्शन इज द, इट इज द अपोजिंग फोर्स, ये अपोजिंग फोर्स है which comes into play, which comes into play, ये कब बनेगा, when one body actually rolls over, actually rolling over other body, एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल कर जाए, उसको क्या कहेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन। और बेटे रोलिंग इसको नोट करो, अगर स्लाइडिंग है तो स्लाइडिंग की यही डेफिनेशन रहेगी। स्लाइडिंग, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होगा, इट इज द अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी एक्चुअली स्लाइड्स ओवर अदर बॉडी। अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करे तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और अगर रोल करे तो वो रोलिंग फ्रिक्शन। समझ में आया? टायर जो हमारा होता है वो क्या करता है, रोल करता है। क्लियर? और हमारा जो बॉक्स होता है उसको अगर हम पुश करें तो वो क्या करेगा, स्लाइड करेगा। ये स्लाइडिंग और दूसरा कौन सा था, रोलिंग। तो दोनों की डेफिनेशन एक है, जहां पर स्लाइडिंग है वहां पर क्या आ जाएगा बेटे, रोलिंग फ्रिक्शन आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब बेटे इसके अंदर नेक्स्ट हमें यहां पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन के लॉ पढ़ने हैं, लॉज ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यहां पर लिख ही लो बेटे, रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन इट इज अपोजिंग फोर्स, ये अपोजिंग फोर्स है। कब बनेगा, विच कम्स इनटू प्ले, कब बनेगा, जो बनेगा when one body, जब एक बॉडी, when one body actually rolls over, actually rolls over another body, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोलिंग करेगी, rolls over another body, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर क्या करेगी, रोलिंग करेगी। क्लियर है? आगे समझ में? नोट करो बेटे, और नोट तो कर ही लिया होगा आपने। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट को रोकने में काम आता है या चलाने में? ऑब्जेक्ट को रोकने में काम आता है, ठीक है। और चलाने में कौन हेल्प करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर? स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा क्या होता है, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, इसको डिस्कस करेंगे कौन ज्यादा होता है। वैसे सबसे ज्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन ही होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन उससे कम हो जाता है सबसे। फिर नेक्स्ट है लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, सॉरी लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो फर्स्ट लॉ जो होगा हमारा, फर्स्ट लॉ जो हमारा रहेगा बेटे, दैट काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू आर, ठीक है। और ये होता है म्यू के क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। दिस इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो म्यू के किसके इक्वल हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन।
काइनेटिक फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन। नेक्स्ट, काइनेटिक फ्रिक्शन जो है एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। दूसरा रूल, काइनेटिक फ्रिक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन एरिया, इट इज डू नॉट डिपेंड्स अपॉन एरिया, ये एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन किस पे डिपेंड नहीं करेगा? एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ रोलिंग और स्लाइडिंग। काइनेटिक फ्रिक्शन जो है, काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रोलिंग, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ रोलिंग और स्लाइडिंग। ठीक है बेटे, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है। काइनेटिक फ्रिक्शन जो है रोलिंग और स्लाइडिंग की स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। रोलिंग और स्लाइडिंग की स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर। और लास्ट हमें इसमें ग्राफ बनाना है, ग्राफ को ध्यान से समझना। ये ग्राफ है हमारा, ये पहले फ्रिक्शन, यहां पर फ्रिक्शन होगा और ये फोर्स अप्लाइड, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फ्रिक्शन और फोर्स अप्लाइड। ठीक है। तो सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन, हमने फोर्स 0 लगाया तो फ्रिक्शन भी कितना? 0 होता है। ये यहां पर जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे ये कंटिन्यूअसली ये इंक्रीज होता जाएगा। ये कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। अब एक लिमिट आएगी कि ये यहां से ये क्या हो जाएगा, ये काइनेटिक फ्रिक्शन और ये क्या हो जाएगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन की। और सबसे कम वैल्यू किसकी? सॉरी, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम क्यों होती है? ये क्वेश्चन है बेटे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि भाई हम फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन तो है, तो इसको प्रैक्टिकली समझो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम लिमिट होती है। आप किसी ट्रक को पुश कर रहे हो, ट्रक के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो, ट्रैक्टर के ऊपर लगा रहे हो, गाड़ी के ऊपर लगा रहे हो, पहले आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन जब वो चल पड़ती है, जब गाड़ी चल पड़ती है तो आपको फोर्स कम लगाना होता है। फोर्स कम लगाना पड़ता है मींस फ्रिक्शन क्या हो गया? वहां पर कम हो गया। तो फ्रिक्शन कैसा हो जाता है? कम। तो वही है, पहले फोर्स लगाएंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन जैसे ही क्रॉस होगा काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसको हम इसका जो फिजिक्स की लैंग्वेज में हम एग्जांपल देंगे, ये तो हमने प्रैक्टिकली एग्जांपल दिया है। फिजिक्स की लैंग्वेज में जब हम इसका एग्जांपल देंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ जब मोशन स्टार्ट हुआ, once the motion starts actually, once the motion starts actually, जब मोशन एक्चुअली स्टार्ट हुआ, once the motion start actually, जब मोशन स्टार्ट हुआ तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट से ओवरकम आ गया। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है ओवरकम, inertia of rest has overcome, ये inertia of rest से ज्यादा बाहर निकला है। और inertia of rest में किसी भी ऑब्जेक्ट आपने पढ़ा था, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए फोर्स कैसा लगाना पड़ेगा? कम लगाना पड़ेगा। ठीक है, या आप इसको इस तरह से समझ सकते हो स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ये ब्लॉक है, रखते ही इंटरलॉक हो जाएंगे इनके मॉलिक्यूल्स, तो हमें स्टार्टिंग में मूव करवाने के लिए यहाँ पर ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी। स्टार्टिंग में मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ने के लिए फोर्स ज़्यादा चाहिएगा, उसके बाद ये स्लाइडिंग स्टार्ट
हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फ्रिक्शन था। आई होप आपके समझ में आया होगा। बेटे कल हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। 3 लेक्चर हमें लगे हैं, 3 क्लासेस लगी हैं हमारी फ्रिक्शन को समझने में। तो बेटे ध्यान से करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी। जितने हमारे पुली वगैरह के क्वेश्चन थे ना, ठीक है, ब्लॉक को मूव करवा रहे थे या इंक्लाइन प्लेन पर पुली लगा दी थी बेटे, अब उनमें फ्रिक्शन ऐड हो जाएगा और कुछ ऐड नहीं होगा। टुमारो वी विल गोइंग टू स्टार्ट दैट। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। बेटे अपना होमवर्क रेगुलरली करते रहो। बेस्ट ऑफ लक।